मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री श्रीमान गंगवार जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों और बहनों, ये सिक्योरिटी वालों ने जो सारे पर्दे बंद कर दिए बगल में, थोड़ा थोड़ा खोल दो। थोड़ा थोड़ा खोल के रखो ताकि हवा आए अंदर, मुझे भी कुछ दिखाई दे। यहां तो कुछ दिखता ही नहीं मुझे। ये पीछे भी जो सिक्योरिटी वाले हैं, जरा खोल दीजिए पर्दे। क्या जाता है आपका? अंदर बैठे हुए लोगों को थोड़ी हवा भी मिल जाए। उनको जरा टेंशन रहता है ना सिक्योरिटी का। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री महोदय श्रीमान अहमद हसन जी विशेष रूप से आज उपस्थित रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज यहां अपनों के बीच आया हूं। अब सरकारी व्यवस्था ऐसी रहती है कि व्यवस्था के कारण लगता है कि हम कोई मंच पर बैठने वाले व्यक्ति हैं और आप लोग उधर बैठने वाले व्यक्ति हो। लेकिन मेरे केस में वो नहीं है। मैंने बनारस को अपना एक ऐसा स्थान के रूप में मैंने पाया है कि जिस बनारस ने मुझे अपना बना लिया है। और एक प्रकार से अपनों के बीच में आने का एक आनंद अलग होता है। कुछ समय पूर्व मैंने आना तय किया था, लेकिन आंध्र में बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया, उसके कारण मेरा वहाँ जाना जरूरी था। उसके कारण मैं यहाँ नहीं आ पाया। फिर कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ, लेकिन मैं आज 2 दिन के लिए आपके बीच हूं। आपके प्रतिनिधि के रूप में हूं, आपके सुख दुख के साथी के रूप में हूं, आपके सेवक के रूप में आया हूं। हमारे देश में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो टेक्सटाइल है। और कम पूंजी से ज्यादा लोग
अपनी आजीविका चला सकते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें मजदूर और मालिक के बीच में खाई संभव ही नहीं है, दीवार संभव ही नहीं है, ऐसा क्षेत्र है। खेती में भी कभी किसान अगर मालिक है और मजदूर काम करता है तो खाई नजर आती है। ये एक क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर हैंडलूम हो, पावरलूम हो, उसका मालिक हो, उसके काम करने वाले और कोई बाहर के लोग हो, लेकिन पूरा माहौल एक परिवार जैसा होता है। न कोई जाति बीच में होती है, न कोई संप्रदाय होता है, एक अपनेपन का माहौल होता है। और जैसे कपड़े के ताने बाने बुने जाते हैं, वैसे ही ये बुनने वाले समाज के भी ताने बाने बुनते रहते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब की बात हो रही है ना, वो यही सामाजिक ताना बाना है जो हमें हर हथकरघे से, हर पावरलूम के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। और ये भारत की भी विरासत है, बनारस की विशेष विरासत है। लेकिन अगर समय रहते इन क्षेत्रों में अगर बदलाव नहीं आता है, इन क्षेत्रों में विकास नहीं होता है, तो आप काल बाह्य हो जाते हैं। ये क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें एक तो कस्टमर को संतोष देना होता है। अब कस्टमर के पास आधुनिक युग में रोज नई वैरायटी आती है, वो पुरानी वैरायटी पे जाना नहीं चाहता, उसे नई वैरायटी चाहिए, नई प्रोडक्ट चाहिए, नई डिजाइन चाहिए, नया फैब्रिक चाहिए, नया फिनिशिंग चाहिए, नया पैकेजिंग चाहिए, नया कलर चाहिए। और जो ये बदलाव को समझ नहीं पाता है और अपना सालों पुराना काम करता रहता है, तो उसके एक निश्चित जो परिवार रहते हैं वो तो उसके साथ खरीदी करते रहते हैं, लेकिन न उसका विस्तार होता है, न उसका कोई बढ़ावा होता है। और इसलिए अगर भारत में ये एक उद्योग ऐसा है जो सर्वाधिक लोगों को रोजगार देता है, गरीब लोगों को रोजगार देता है, हमारे जुलाहे परिवार को रोजगार देता है, और समाज के सब वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं। उसे भी दुनिया के साथ ताल मिलाने वाला बनाना पड़ता है। आधुनिक जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके सामने वो टिक सके, ये व्यवस्था विकसित करनी आवश्यक होती है। और इसलिए सिर्फ रुपये दे, पंपिंग करें, ये करें, इससे काम बनता नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन के साथ इस काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। और आज उसका शुभारंभ बनारस की धरती से हो रहा है। सिर्फ रुपये पैसों से कोई बैंक लोन ले दे, इसी से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसलिए यह आवश्यक है कि उसकी हर छोटे विषय को कैसे डेवलप किया जाए। आज समय कह सकता है, कुछ लोग प्रयोग भी कर रहे हैं कि कंप्यूटर डिजाइनिंग के द्वारा वीविंग का काम आसानी से किया जा सकता है, स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है और वेस्टेज कम से कम हो, ये संभावना बनी है।
हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे करें। उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जरूरी नहीं है कि हथकरघा और पावरलूम चलाने वाले हमारे कारीगरों को निप में या एनआईडी में जाकर के पढ़ेंगे और बड़ी डिग्री लेकर के आएंगे तब काम करेंगे, ये जरूरी नहीं है। ये ज्ञान उनको आसानी से उनके यहां भी दिया जा सकता है, उनके स्थान पर दिया जा सकता है। और सरकार की कोशिश ये है कि डिजाइनिंग के क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र में जुड़े हुए निचले तबके के लोग भी अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं, उनको इसका लाभ मिलता है, तो प्रोडक्शन में, स्पीड में, क्वालिटी में, डिजाइन में एकदम से इंप्रूवमेंट लाने की संभावना रहती है। और इसलिए सरकार ने जो पूरी योजना को लागू करने का प्रयास किया है, उसमें एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, हम दुनिया का मुकाबला कर सके, भले वो हैंडलूम हो या पावरलूम हो, हम दुनिया का मुकाबला कर सके, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की दिशा में रिसर्च हो, उस टेक्नोलॉजी के अनुकूल यंत्रों का मैन्युफैक्चरिंग हो, वो उनको प्राप्त हो, उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। और सरकार ने उस दिशा में काम उठाया है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आधुनिक से आधुनिक डिजाइन, क्योंकि जो इस विषय क्षेत्र में काम कर रहा है वो स्वभाव का तो उसको मालूम है कि ये बदलाव करूंगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उसको साइंटिफिक ढंग से अगर ट्रेन किया जाए, काम करते करते ट्रेन किया जाए, जरूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज में जाना पड़ता है, वो अपने यहां रह करके भी इन चीजों को सीख सकता है। उस काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी बात है हमारी नई पीढ़ी। हमारी नई पीढ़ी इस क्षेत्र में मजबूरी के कारण नहीं, गौरव के साथ कैसे जुड़े, इस विषय में हमने गंभीरता से सोचना चाहिए। अब ये तो संभव नहीं कि कोई पेट भूखा रख करके नई नई योजनाओं के जुड़ता रहेगा। उसकी इनकम के संबंध में एश्योर व्यवस्था होनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। लेकिन हम ये समझे, आज पूरे हिंदुस्तान भर में कोई महिला ऐसी नहीं होगी, कोई महिला, गरीब से गरीब क्यों ना हो, अनपढ़ से अनपढ़ क्यों ना हो, जिसके कान में बनारसी साड़ी ये शब्द न पड़ा हो। अब आज जो यहां लोग हैं, उनको पूछा जाएगा भाई ये बात पहुंचाने में तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आज जो लोग यहां बैठे हैं उनका कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस काम को जिस साधना के साथ किया, जिस पवित्रता के साथ किया, और ऊंचाई देखिए, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी नींव रखी है कि हर मां अपनी बेटी की शादी, जो जीवन का सबसे अमूल्य अवसर होता है, उसके मन का एक सपना रहता है कि बेटी को शादी में बनारसी साड़ी पहने। ये कितनी बड़ी विरासत हमारे पास है। न हमें कोई मार्केटिंग करने की जरूरत है, लोगों को मालूम है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत की 125 करोड़ जनसंख्या है। आने वाले कुछ वर्षों में कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा बेटियों की शादी होगी। मतलब 20 करोड़ साड़ी का मार्केट है। अब बनारस वाले सोचे, कभी सोचा है कि इतना बड़ा मार्केट, आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा मार्केट आपके लिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है? लेकिन हमने क्या किया,
हम जितना कर सकते उतना किया, जितना जिसके पास पहुंचा उतना पहुंचा। फिर बाकी लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल माल जहां से मिलता था वो ले लिया। हम इस प्रोडक्शन क्वांटम को इतना बढ़ाएं ताकि भारत के हर परिवार की नीड है, हर परिवार एक पीढ़ी में जितनी बेटियां हैं उतनी साड़ी खरीदने की इच्छा रखता ही रखता है। यानी आपका मार्केट एश्योर्ड मार्केट है, और जिनका एश्योर्ड मार्केट हो उनका काम यही होता है कि उस कस्टमर को कैसे बनाए रखे, और बनाए रखने का तरीका होता है आपकी क्वालिटी, आपकी डिजाइन, आपकी सर्विस, आपका ये परंपराएं। और उन कामों को करने के लिए आज जो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर आपके यहां बन रहा है, जमीन की अगर लागत जोड़ दें तो ये शायद 500 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जमीन की लागत मैं न गिनूं तो भी आज बनारस को 150 करोड़ रुपयों का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। और ये सिर्फ 150 करोड़ का मसला नहीं है। जब ये पूरा सेंटर तैयार हो जाएगा, काशी में आने वाला कोई भी भारतीय या विदेशी टूरिस्ट ऐसा नहीं होगा जो यहां की मुलाकात नहीं लेगा। ये एक ही जगह पर यहां की शिल्प कृतियां, यहां की टेक्सटाइल की चीजें, जो यहां की विरासत है, उस विरासत को एक जगह पे प्राप्त न कर सके ऐसा कोई भी टूरिस्ट नहीं होगा। वो पूजा पाठ के लिए आया होगा तो भी आएगा, वो गंगा स्नान के लिए आया होगा तो भी आएगा, वो पुरातन शहर को देखने के लिए दुनिया के किसी कोने से आया है तो भी जाएगा। यानी आपको घर बैठे गंगा जैसा माहौल होने वाला है। और इसलिए ये फैसिलिटेशन सेंटर, ये आपका काम है कि आप इसमें किस प्रकार से भागीदार बनते हैं, आप इसमें किस प्रकार से जुड़ते हैं, आप अपनी चीजों को किस प्रकार से वहां डिस्प्ले करते हैं, आप मार्केट को आकर्षित करने के लिए कौन से आधुनिक तरीकों को अपनाते हैं। आज विश्व में ई बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल मार्केट के लिए संभावनाएं टेक्नोलॉजी के कारण बनी है। विदेशों में भी बनारसी शब्द नया नहीं है। मैं एक बार सालों पहले बोस्टन गया था। बोस्टन एक प्रकार से विद्वानों की नगरी मानी जाती है। तो बोस्टन में मुझे दो चीज़ों का बड़ा आश्चर्य हुआ था। मुझे एक गली में ले गए दिखाने के लिए। बहुत चौड़ी नहीं थी, थोड़ी सी पतली गली थी, जो अमेरिका में जिस प्रकार का रहता है ऐसा नहीं, थोड़ी पतली गली थी। मुझे वहाँ ले गए और वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये जो पूरा मार्ग है इसे हमारे यहाँ बनारस स्ट्रीट के रूप में जाना जाता है। तो मैंने कहा क्या कारण है भाई, ये जरा थोड़ी संकड़ी है इसलिए है क्या, ये जरा नैरो है इसलिए है क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के जो टॉप मोस्ट टीचर्स हैं वे सब इसी इलाके में रहते हैं, और इसलिए ये विद्वानों की जगह है। और हम लोग भी उनको यहां गुरु शब्द से बुलाते हैं। तो एक तो उस गली में गुरु शब्द, और दूसरा उस गली का नाम बनारस स्ट्रीट, ये मेरे लिए एक ऐसा आनंद और गौरव की पल थी। मैं ये 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बनारस शब्द ये दुनिया के लिए अपरिचित नहीं है। हमारे पूर्वजों के प्रयास से हो चुका है। ई कॉमर्स के द्वारा ये जो विरासत है, इस विरासत का हम एक स्ट्रेटेजिकली यूज करें, हम ग्लोबल मार्केट को छूने का प्रयास करें और ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार हम अपने आप को मॉडिफाई करें। मुझे विश्वास है कि हम इस पूरे उद्योग को और तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
भारत सरकार ने एक और भी निर्णय किया है कि ये बात सही है कि इस क्षेत्र में काम करने वालों को सरकार की मदद मिलना जरूरी है, आर्थिक सहाय आवश्यक है। और इसलिए हमने तय किया है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना बनी है, बैंक में खाते खोले हैं, अब ये जो लाभार्थी होंगे इनको उनके खाते में डायरेक्ट पैसे जमा कराना तय किया है। इसलिए न कहीं रुकावट आएगी, कहीं लीकेज आएगा, न परेशानी होगी और न ही उस मदद को लेने के लिए आपको चक्कर काटना पड़ेगा। ये कैसे स्मूथ हो व्यवस्थाएं, सामान्य मानवी और गरीब से गरीब व्यक्ति उनको इसका लाभ कैसे मिले, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। बनारस किसी एक शहर के पास इतनी सारी विरासत हो, ऐसा शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। कला हो, नृत्य हो, नाट्य हो, संगीत हो, शिल्प हो, मंदिर हो, पवित्रता हो, स्पिरिचुअलिटी हो, भाईचारा हो, क्या कुछ नहीं है आपके पास। ये ऐसी विरासत है, इसी विरासत को लेकर के हम एक आधुनिक गतिविधि वाला, आधुनिक सोच वाला और पुरातन नींव का गौरव करने वाला अपने बनारस का विकास कैसे करें। मेरे मन में बहुत सारी योजना है इस काम को करने के लिए। मैं बोलूंगा कम, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोदी जी आज आएंगे तो ये घोषणा करेंगे, वो घोषणा करेंगे, ढिकना करेंगे, फलाना करेंगे। वो अपने आप ही सब कहते रहते हैं। मेरी जिम्मेवारी है कुछ करके दिखाना, और जैसे जैसे काम होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। करने से पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों के साथ विचार विमर्श कर करके जो भी सुझाव आ रहे हैं उन सुझावों को लागू करने का मेरा पूरा प्रयास है। ये सेंटर थोड़ा काशी से थोड़ा बाहर बन रहा है। हमारी कोशिश ये थी कि शहर के पास ही ये बन जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने, उनकी अपनी एक ज़मीन थी वो मांगी थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं और इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। लेकिन फिर भी ये विकास भी बनारस के विकास के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। पिछले हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है। आपने सुना होगा, मैं चुनाव के समय एक बात करता था। सामान्य रूप से राजनेताओं का स्वभाव ये रहता है कि बातों को भुला देना और अगले चुनाव में नई बातें लेकर के आना, ये सामान्य रूप से स्वभाव रहता है। लेकिन मैं उस प्रकार की राजनीति में से पैदा नहीं हुआ हूं। मैं तो आपके प्यार के कारण आया हूं, और जो कुछ भी बना हूं मैं आपके प्यार के कारण बना हूं। लेकिन मेरे मन से लग रहा है हमेशा कि अगर हमें भारत को विकास करना है तो भारत का सिर्फ पश्चिमी छोर का विकास हो तो ये देश कभी विकास नहीं कर सकता है। भारत के पूर्वी छोर का भी विकास उतना ही आवश्यक है। एक हाथ मजबूत हो और दूसरा हाथ अपंग हो तो शरीर मजबूत नहीं माना जाता। हमारी भारत मां तब मजबूत होती है कि अगर उसका पश्चिमी छोर मजबूत है तो पूर्वी छोर भी मजबूत होना चाहिए। और उसमें चाहे हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा झारखंड हो, चाहे बिहार हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, ऐसे राज्य हैं कि जहां पर विकास की संभावनाओं को और तलाशना और प्रयास करना, ताकि पूरा देश समान रूप से आगे बढ़े। और इसलिए मैंने अपना ध्यान हिंदुस्तान के इस पूर्वी हिस्से पर केंद्रित किया है।
पिछले हफ्ते हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। मैं नहीं जानता हूं यहाँ के अखबारों में आया कि नहीं आया। उत्तर प्रदेश की, उसमें भी खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की 16 जिलों की बैंकें बंद पड़ी है। आर्थिक संकट के कारण, कुछ घोटालों के कारण, कुछ राजनीतिक विकृतियों के कारण, और उसके कारण नुकसान सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के छोटे व्यापारी, किसान, इनको हुआ है। इन बैंकों को जिंदा करना बहुत जरूरी था। और इन बैंकों में ताकत नहीं थी वो अपने आप जिंदा हो जाए, उनके लिए कोई मदद की आवश्यकता थी। तो पिछले सप्ताह भारत सरकार ने एक करीब 2375 करोड़ रुपया, 2375 करोड़ रुपये का पैकेज देना तय किया है, घोषित किया है। और उसके तहत इस इलाके में 16 बैंक, देवरिया, बहराइच, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, हरदोई, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, फतेहपुर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर एंड फैजाबाद, ये बैंकें जीवित हो जाएगी। और इसके कारण यहाँ का सामान्य व्यापारी, गरीब व्यक्ति उन बैंकों के साथ अपना व्यवहार शुरू कर सकता है। ये काम जितना तेजी से जल्दी हो, और मेरा राज्य सरकार से आग्रह यही रहेगा कि अगर इन बैंकों को पैसे तो दिए हैं, लेकिन बैंकें तब बच पाएगी और सामान्य मानवी का भला तब होगा जब वहाँ पर राजनीति को थोड़ा बाहर रखा जाए। एक बार बैंक को जिंदा करके सामान्य मानवी का भला करने की दिशा में काम हो, और सभी दल के लोग उसमें होंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक ही दल के लोग होंगे। इन बैंकों के कारोबार में सब दल के लोग होते हैं। सब मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके इन बैंकों की तरफ ध्यान देंगे तो इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जिले उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बैंकें हैं। ये अगर इसके कारण रिवाइव हो जाती हैं तो यहाँ की आर्थिक गतिविधि में बहुत लाभ होगा। मैं आज और कल यहाँ हूँ, कई लोगों से मिलने वाला हूँ, बहुत सी बातें करने वाला हूँ, और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, आपने मुझ पर भरोसा किया है, आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है। मैं आपका हूँ, आपके लिए हूँ, और मुझे ईश्वर ने जितनी क्षमता, बुद्धि, शक्ति दी है, पूरा उपयोग इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के गरीबों की भलाई के लिए मैं करता रहूँगा। फिर एक बार मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।